हाँ तो मेरी क्लास 12th वाले स्टूडेंट तो फाइनली मिल ही गया 24 फरवरी क्लास 12 हिंदी वाला पेपर। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार हैं 12th में और जिनको 2025 में बोर्ड एग्जाम देना है उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए स्टूडेंट 24 फरवरी को आपके क्लास 12 हिंदी का पेपर है और आज मैं आपके लिए 12th हिंदी का एक ऐसा पेपर लेकर आया हूं। पेपर कोड अपने ध्यान में रख लेना। ये जो पेपर मैं लेकर आया हूं ना, ऐसा ही पेपर 24 फरवरी को 12th हिंदी का आने वाला है। जैसे ही मुझे ये पेपर मिला मैंने इसका पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे लिख लिया। आप लोग ध्यान से देख सकते हैं पूरा का पूरा सॉल्यूशन मैंने लिखा है और इस पूरे पेपर को मैं सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा। देखो कितना पेज है, आप खुद ही देख सकते हो। पूरे सॉल्यूशन को मैंने लिखा है और आज मैं इस पूरे 100 नंबर के पेपर को सॉल्यूशन के साथ बताने वाला हूं। तो बस आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसा क्लास बार बार नहीं मिलेगा। और इस बार हमारा टारगेट है भैया कि हिंदी में हम 100 में मिनिमम 95 प्लस लेकर आए और ये तो हम लेकर आएंगे ही आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समय 3 घंटे 15 मिनट। कुछ नोट आपको दिए जाएंगे कि स्टार्टिंग के 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ना है और ये क्वेश्चन पेपर 2 खंड में होगा, खंड का खंड खा। ये तो आपको पता ही, ये बेसिक जानकारी है। चलिए सबसे पहले खंड का की हम लोग बात करेंगे। खंड का में सबसे पहले हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, 5 नंबर के गद्य साहित्य के, 5 नंबर के पद्य साहित्य के। तो फर्स्ट का वाला क्वेश्चन है, कला और संस्कृति के लेखक हैं। बताइए कला और संस्कृति के लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर या फिर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो भैया वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं कला और संस्कृति के लेखक। तो आपका का फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। देखो ध्यान से समझना, पूरा पेपर में सॉल्व कराने वाला हूं, पैशेंस रखना, कॉपी पेन लेकर बैठ जाना, पूरे पेपर को ध्यान से देख लेना। क्योंकि ये जो पेपर्स होते हैं ना, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में लिए जाते हैं। खा वाला देखो, निम्नलिखित में से कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है, इसमें से कौन सी रचना हमारे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की है? उरुज ज्योति, अग्नि की उड़ान, महके आंगन चहके द्वार या मेरे विचार। तो भैया महके आंगन चहके द्वार ये जो रचना है ना, ये हमारे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की रचना है। गा वाला देखो क्या है, बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? मतलब बाण भट्ट की आत्मकथा जो है ये किस विधा की रचना है? जैसे बहुत सारी विधाएं हैं, कहानी है, उपन्यास है, निबंध है, आत्मकथा है, जो भी है, ठीक है। लेकिन बाण भट्ट की आत्मकथा ये किस विधा की रचना है? अब कुछ हमारे जो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं वो सोचेंगे यार इसमें तो आत्मकथा आया है तो हो सकता है ये आत्मकथा हो। देखो ऑप्शन में भी दे दिया गया है, लेकिन यहां पे आपको फंसाया जा रहा है क्योंकि ये उपन्यास है। और किसका उपन्यास है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर दो कि बाण भट्ट की आत्मकथा जो उपन्यास है इसके लेखक कौन है। आपके 12th में इनका चैप्टर भी है, ठीक है। तो इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। घा वाला देखो, निम्न में से हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह, इसमें से कौन सा निबंध हरिशंकर परसाई जी का है? विचार प्रवाह, प्रस्तुत प्रश्न, पृथ्वी पुत्र या तब की बात और थी। तो भैया इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, तब की बात और थी। ये जो है हमारे हरिशंकर परसाई जी की रचना है। चलो एक क्वेश्चन और रहेगा, मतलब हिंदी गद्य साहित्य से। देखो अंगा नंबर, भाषा और आधुनिकता के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके 12th में इनका चैप्टर भी है। चैप्टर नहीं, ये चैप्टर ही आपके 12th में, भाषा और आधुनिकता। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम या प्रो जी सुंदर रेड्डी। तो भैया भाषा और आधुनिकता के लेखक तो हमारे प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं, क्योंकि ये चैप्टर भी हमारे 12th में है। तो इनके लेखक को हमें ना पता हो तो बेकार है भाई, ठीक है। तो हिंदी गद्य साहित्य के 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चुके हैं। अब दूसरे का जो का क्वेश्चन होगा, काखा गघा अंगा करके, वो हिंदी पद्य साहित्य से होगा, मतलब ये भी ऑब्जेक्टिव ही रहेगा, ठीक है। देखो गीत संकलन पारिजात किसकी कृति है? मतलब गीत संकलन एक है, पारिजात ये किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की, महादेवी वर्मा की, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओज या जयशंकर प्रसाद? भैया ये हमारे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओज जी का गीत संकलन जो पारिजात है ये इन्हीं की रचना है। खा वाला देखो, निम्न में से मैथिली शरण गुप्त का पहला काव्य संग्रह है, इसमें से मैथिली शरण गुप्त जी का पहला काव्य संग्रह कौन सा है? यशोधरा, भारत भारती, सिद्धराज या पंचवटी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पंचवटी। देखो इसमें से जो पंचवटी है ना, ये मैथिली शरण गुप्त जी का पहला काव्य संग्रह है, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो गा वाला देखो,
निम्न में से जयशंकर प्रसाद की कृति है, इसमें से कौन सी रचना है जो हमारे जयशंकर प्रसाद जी की है? इत्यलम, अनामिका, द्वापर या चित्राधार? चलो इसका राइट आंसर होगा भैया चित्राधार। ये हमारे जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे कर रहा हूं यहाँ पे भी, क्योंकि हिंदी गद्य साहित्य से हमने एक क्वेश्चन किया, अब हिंदी पद्य साहित्य से भी एक क्वेश्चन बनता है। आप लोग बताइए अनामिका किसकी रचना है? अनामिका के कवि या लेखक कौन है? आप लोग फटाफट कमेंट में बताना। घ नंबर देखो, सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला था? मतलब सुमित्रा नंदन पंत जी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? युगांत, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन या स्वर्ण किरण? तो भैया इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा, कला और बूढ़ा चांद। सुमित्रा नंदन पंत जी को कला और बूढ़ा चांद जो उनकी रचना है, इसी पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो सेकंड ऑप्शन सही होगा। अंगा नंबर, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के संपादन में कुल कितने सप्तक प्रकाशित हुए? मतलब हमारे अज्ञेय जी के संपादन में कुल कितने सप्तक प्रकाशित हुए हैं? 1 2 3 4? 1 2 3 4 बताओ जल्दी से। तो इसका जो फोर्थ वाला ऑप्शन सही होगा 4, यही सही है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के संपादन में कुल 4 सप्तक संपादित हुए हैं। तो अंगा का फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो ये आपके 5 नंबर के ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि टोटल अगर ऐड किया जाए बेटा तो 10 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न हो चुके हैं। इसमें मैंने 2 क्वेश्चंस भी किए हैं, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब हम आगे बढ़ते चलेंगे, क्योंकि अभी हमने 10 नंबर कंप्लीट किया है, हमें पूरे 100 नंबर का पेपर सॉल्व करना है। टाइम भले ही लगेगा, लेकिन आज भैया हिंदी का खात्मा करके रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, दिए गए गद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 नंबर का पूरे आएगा। जैसे ये आपका एक गद्यांश है, इसके नीचे 5 क्वेश्चन है मेरे भाई, पांचों का आंसर दो, 10 नंबर ले जाओ। इस पांचों क्वेश्चन का आंसर इसी गद्यांश में मिल जाएगा। अभी मैं ढूंढ के बताऊंगा, नहीं पता तो अथवा लगा है, आप ये वाला कर सकते हैं। देखो यहाँ पे भी आपका एक गद्यांश है और इसके नीचे भी 5 क्वेश्चन रहेंगे एज इट इज। देखो ये मतलब इसमें आपको ऑप्शन मिलते हैं, अगर वो वाला नहीं पता है आप दूसरा वाला कर सकते हैं, ये आपको ऑप्शन दिया जाता है। चलो हम फर्स्ट वाला ही करेंगे, फर्स्ट इज फर्स्ट। चलो देखो, कोई भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, रमणीयता और नित्य नूतनता अन्योन्यश्रित है। रमणीयता के अभाव में कोई भी चीज मान्य नहीं होती। नित्य नूतनता किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्धि की प्रमाणिकता सूचित करती है और उसकी अनुपस्थिति में कोई भी चीज वस्तुतः जनता व समाज के द्वारा स्वीकार्य नहीं होती। सड़ी गली मान्यताओं से जकड़ा हुआ समाज जैसे आगे बढ़ नहीं पाता, वैसे ही पुरानी रीतियों और शैलियों की परंपरागत लीक पर चलने वाली भाषा भी जन चेतना को गति देने में प्रायः असमर्थ ही रह जाती है। भाषा समूची युग चेतना की अभिव्यक्ति का एक सशक्त साधन है, माध्यम है, और ऐसी सशक्तता तभी वो अर्जित कर सकता है जब वो अपने युगानुकूल सही मुहावरों को ग्रहण कर सके। भाषा सामाजिक भाव प्रकटीकरण की सुबोधता के लिए उद्दिष्ट है, उसके अतिरिक्त उसकी जरूरत ही सोची नहीं जाती। अब ये किस चैप्टर का हो सकता है भैया? इसको जब हमने पढ़ा तो मैंने देखा कि भाषा कई बार आया, यहाँ पे भाषा आया है और इसमें कई बार भाषा आया है। ठीक है, ढूंढोगे तो कई बार मिल जाएगा। ठीक है, भाषा और आधुनिकता चैप्टर का हमारा ये गद्यांश है। देखो ये भाषा आ गया, ठीक है, ये भाषा आ गया। कितना भाषा लोगे, मतलब ये चैप्टर का नाम ही इसके है भाषा और आधुनिकता, और इसके लेखक हैं प्रो जी सुंदर रेड्डी जी। अब देखो का वाला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। भैया पाठ का नाम भाषा और आधुनिकता, लेखक का नाम प्रो जी सुंदर रेड्डी। वैसे मैं इसको सॉल्व कराऊंगा, अभी देखो मैं बता रहा हूं, लेकिन इसको अभी पूरा सॉल्यूशन मैं दूंगा, टेंशन नहीं लेने का। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये जो 2 लाइनें हैं ऊपर ना, रमणीयता और नित्य नूतनता अन्योन्यश्रित है, रमणीयता के अभाव में कोई भी चीज मान्य नहीं होती, इसकी व्याख्या करनी अपनी भाषा में। गा, सर्जक की मौलिक उपलब्धि का प्रमाण क्या है? तो भैया सीधा सीधा लिखा है, कहीं है सर्जक की मौलिक उपलब्धि का प्रमाण क्या है? ठीक है, कहाँ गया सर्जक की मौलिक उपलब्धि का प्रमाण? कहीं हमने पढ़ा है। ठीक है, बस ढूंढना है आपको थोड़ा सा। ठीक, देखो यहीं पे डायरेक्टली आंसर दे दिया गया है। देखो, नित्य नूतनता किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्धि की प्रामाणिकता सूचित करती है। अगर यहां से यहां तक लिख दोगे तो भी आपको 2 नंबर मिल जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। बस आपको ढूंढ ढूंढ के लिखना है, गद्यांश में कुछ नहीं होता है। अभी मैं बताऊंगा लिखकर। ठीक है, घा, किससे जकड़ा हुआ समाज आगे नहीं बढ़ पाता? किससे जकड़ा हुआ समाज आगे नहीं बढ़ पाता? तो ये देखो,
सड़ी गली मान्यताओं से जकड़ा हुआ समाज जैसे आगे बढ़ नहीं पाता, मतलब ऐसे लिख दो, सड़ी गली मान्यताओं से जकड़ा हुआ समाज आगे नहीं बढ़ पाता। अंगा, रमणीयता और उद्दिष्ट शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो रमणीयता का अर्थ भाषा का सौंदर्य है तथा उसकी नवीनता है, और उद्दिष्ट का अर्थ जो है भाषा का उद्देश्य है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये भी जान लो मेरे भाई। देखो ध्यान से समझना, जब भी किसी गद्यांश को आप सॉल्व करना ना, तो कुछ ऐसे लिखना, जैसे यहाँ पे मैंने इसका फर्स्ट वर्ड ले लिया, लास्ट वर्ड ले लिया, ऐसे आपको भी करना। रमणीयता डॉट 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 करके सोची नहीं जाती। इसको लिखने से ये होगा भैया कि दो गद्यांश आपको दिए जाएंगे, आप कर एक ही रहे हैं। अब एग्जामिनर भैया को कैसे पता चलेगा आपने कौन सा किया है, तो ये लिखना बेहद जरूरी है। क्वेश्चन आपको उतारना नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन इसका देखो है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखो। तो भैया हम फर्स्ट लिखकर संदर्भ लिख देंगे। देखो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, पाठ का नाम भाषा और आधुनिकता, लेखक का नाम प्रो जी सुंदर रेड्डी, लेकिन संदर्भ के रूप में लिखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा मेरे अकॉर्डिंग। देखो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित तथा श्रेष्ठ विचारक व निबंधकार प्रो जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित भाषा और आधुनिकता शीर्षक शोध परत निबंध से अवतरित है। बस इतना लिख दोगे, संदर्भ आपका भैया 2 नंबर एग्जामिनर ऐसे देगा, ले बेटा इस पे तेरा ही हक है। क्योंकि भैया यहाँ पे आपको क्या कहा जा रहा है कि पाठ का नाम और लेखक का नाम होना चाहिए। पाठ का नाम यहाँ पे है, लेखक का नाम यहाँ पे है, बस हो गया, संदर्भ हो गया। ठीक है। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। थोड़ा सा आपको व्याख्या करना है यहां से यहां तक। ठीक है, हम इसको थोड़ा चेंज करके लिखेंगे, देखो कैसे। दूसरा, भाषा की नवीनता ही उसकी सुंदरता और रमणीयता की द्योतक है। जो वस्तु रमणीय होती है वो नवीन भी होगी, उसमें रमणीयता भी रहेगी। ठीक है, उसमें रमणीयता भी रहेगी। अब रमणीयता का अर्थ मैंने बता दिया है, जो मैं रमणीयता बार बार कह रहा हूं ना, रमणीयता का अर्थ है भाषा का जो सौंदर्य होता है और उसकी जो नवीनता होती है, उसी को रमणीयता बोलते हैं। ठीक है, रमणीयता भी रहेगी। इस प्रकार नवीनता और रमणीयता एक दूसरे पर आश्रित हैं। बिना रमणीयता के कोई भी वस्तु महत्वपूर्ण नहीं हो सकती। बस इतना लिख दो भैया, 2 नंबर इसका भी कंप्लीट, कुछ खास नहीं करना है। तीसरा क्वेश्चन, सर्जक की मौलिक उपलब्धि का प्रमाण क्या है। तो मैंने आपको बताया था कुछ इस प्रकार से, ध्यान से समझो इसको थोड़ा सा। ये नित्य नूतनता किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्धि की प्रमाण है या प्रमाणिकता सूचित करती है। इसको कुछ ऐसे लिख देंगे तो भी चलेगा। देखो, किसी भी भाषाविद, साहित्यकार अथवा कलाकार के सृजन, कृति या रचना में व्याप्त नवीनता ही उसकी मौलिक उपलब्धता का सबसे बड़ा प्रमाण है। 2 नंबर ये भी कंप्लीट। वो भी उठा के लिख सकते हो जो मैंने बताया, ये भी लिख सकते हो। घा, किससे जकड़ा हुआ समाज आगे नहीं बढ़ पाता। तो मैंने यहाँ पे बताया था, सड़ी गली मान्यताओं से जकड़ा हुआ समाज आगे नहीं बढ़ पाता। तो इसको ऐसे लिख देंगे, पिछड़ी हुई रूढ़ियों एवं मान्यताओं से ग्रस्त समाज आगे नहीं बढ़ पाता। ये भी सही है, वो भी सही है, दोनों सेम है, नंबर आपको पूरा मिलेगा। ऐसे ढूंढ ढूंढ के लिखना होगा। अंगा, रमणीयता और उद्दिष्ट शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो देखो भैया, रमणीयता का अर्थ भाषा के सौंदर्य अथवा उसकी नवीनता है। मतलब रमणीयता का मतलब होता है भाषा का सौंदर्य या उसकी नवीनता। ठीक है, और उद्दिष्ट का अर्थ होता है उद्देश्य। बस हो गया, 2 नंबर ये भी कंप्लीट। अगर ऐसे लिख कर आओगे, यकीन मानो भैया एग्जामिनर कहेगा ले बेटा ये ले। ठीक है, तेरा ही हक है इस पे। समझ में आया। तो ये हमारा गद्यांश हो चुका है। ठीक है, एक गद्यांश मैंने आपको सॉल्व करा दिया, एक आप खुद से कीजिएगा। ठीक है, एक मैंने बता दिया, एक मैं बता रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो ये वाला, ये किस चैप्टर का हो सकता है। देखो शुरू में ही पता चल गया। देखो, ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा भी होती है। देखो निंदा है, यानी कि ये निंदा रस चैप्टर का गद्यांश है और इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। ठीक है, सिंपल है। इसके नीचे 5 क्वेश्चन हैं, इन 5 क्वेश्चन का आप लोग आंसर देना, स्क्रीनशॉट ले लो और इसका आंसर देना, आपको नंबर पूरा का पूरा मिल जाएगा। ठीक है, अब हम चलेंगे अपने पद्यांश वाले सेक्शन पर। 4th नंबर क्वेश्चन है, ये पद्यांश है। दिए गए पद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, पूरे 10 नंबर का। जैसे देखो, लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो ना तू सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित हुआ हो गोद ले श्रांति खोना, होठों की हो कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। वैसे ये हमारे पवन दूतिका चैप्टर का पद्यांश है। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है और काफी इंपॉर्टेंट हमारा ये पद्यांश भी है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसमें ये समझो कि इसमें भी सेम प्रोसेस होता है। ये है, ये आप कर सकते हैं। इसके नीचे 5 क्वेश्चन है, ये काका गगा अंगा करके, मतलब गद्यांश की ही तरह। ठीक है, इसका आंसर तो नहीं पता है बेटा, तो इसमें भी आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। वो नहीं पता है तो अथवा लगा है, ये वाला कर सकते हो। ठीक है, इसमें भी 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो हमें ये पता है, हम इसी को करेंगे मेरे भाई। ठीक है, देखो
समझते हैं पहले इसका हिंदी मीनिंग, फिर पांचों क्वेश्चन का आंसर देंगे और उसके बाद में हम आपको बाकायदा लिखकर समझाएंगे कैसे इसको लिखना है जाकर। ठीक है, चलो पहले समझते हैं। देखो, लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, मतलब कृष्ण जी के विरह में बिछड़ कर राधा जी पवन से कहती हैं, मतलब पवन दूतिका चैप्टर का नाम है, पवन को दूत बनाकर श्री कृष्ण जी के पास भेजना चाहती हैं। कहती हैं लज्जाशीला मतलब लाजवंती, पथिक, पथिक का मतलब होता है मुसाफिर या यात्री, कोई महिला, महिला जो कहीं भी दृष्टि आए, मतलब तुम्हें दिखाई दे। होने देना तो मत होने देना। विकृत वसना, विकृत वसना का मतलब होता है वस्त्र को अस्त व्यस्त। देखो, विकृत का मतलब होता है अस्त व्यस्त, वसन का मतलब होता है वस्त्र। तो ना तू सुंदरी को, सुंदरी को मतलब कृष्ण की विरह में अग्नि में जलती हुई राधा जी कहती हैं कि हे पवन, यदि तुझे मार्ग में कोई लाजवंती स्त्री दिखाई दे तो तू उसके वस्त्रों को मत उड़ाना, मतलब इतनी तेजी से मत चलना कि उसके वस्त्र जो हैं अस्त व्यस्त हो जाएं। ठीक है, आगे देखिए, जो थोड़ी भी श्रमित हुआ हो गोद ले श्रांति खोना। फिर वो कहती हैं कि जो थोड़ी भी, अगर थोड़ी सी भी श्रमित थकी हुई वो हो, अगर हो तो गोद ले, मतलब अपनी गोद में लेकर श्रांति, उसकी थकावट को खोना यानी कि मिटा देना। ठीक है, फिर वो आगे कहती हैं कि अगर वो थोड़ी सी भी थकी हुई दिखाई दे तो तो उसको अपनी गोद में लेकर उसकी थकावट को मिटा देना। होठों की और कमल मुख की, मतलब होठों की, उसके होठों की और कमल मुख की, मतलब कमल सदृश मुख की मलानताएं, मलिनता को मिटाना, हर लेना। और वो कहती हैं कि उसके होठों की और कमल के समान दिखने वाले उसकी मुख की मलिनता को हर लेना। ठीक है, फिर देखो, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे। फिर वो कहती है कोई क्लांता, अगर तुम्हें कोई क्लांता, क्लांता का मतलब होता है थकी हुई, कृषक ललना किसान की स्त्री खेत में जो दिखावे, अगर तुम्हें खेत में दिखाई देती है, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो धीरे धीरे परस, स्पर्श करके उसकी क्लांतियों को, उसकी थकावट को मिटाना, मिटा देना। फिर वो कहती है कि अगर तुम्हें खेत में कोई काम करती हुई किसान की स्त्री दिखाई देती है तो धीरे धीरे उसे स्पर्श करके क्लांतियों को, उसकी थकावट को मिटा देना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, मतलब जाता कोई, अगर जा रहा हो कोई जलद, कोई बादल, यदि हो व्योम में, आकाश में, तो उसे लाना, छाया द्वारा सुखित करना। और अब उसकी छाया के द्वारा उसको सुखित करना, तप्त भूतांगना को, मतलब उस भूतांगना का मतलब होता है स्त्री को। ठीक है, और वो कहती हैं कि अगर आकाश में बादल के दिखाई, तुम्हें आकाश में कोई बादल दिखाई दे तो उसे उसके पास लेकर आना और उसकी छाया के द्वारा उस थकी हुई स्त्री को शीतलता प्रदान करना, मतलब आराम पहुंचाना। ठीक है, मतलब वो परोपकार का व्यवहार करने को कहते हैं कि जो भी तुमको मिले, ऐसा नहीं है कि मैंने जो कहा है उसी बात को याद रखो। अगर तुम्हें कोई थकी हुई स्त्री दिखाई देती है तो उसकी थकावट को मिटा देना। कोई लाजवंती स्त्री दिखाई देती है तो भैया इतनी तेजी से मत चलना कि उसके वस्त्र अस्त व्यस्त हो जाए। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। देखो, ये जो हमारा पद्यांश है ये पवन दूतिका चैप्टर का है और इसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी। ठीक है, ये हो गया। दूसरा खा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, मतलब यहां से लेकर यहां तक का आपको व्याख्या करना है। चलो अभी करते हैं। गा, राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ कैसा व्यवहार करने को कहती हैं? तो राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ परोपकार का व्यवहार करने को कहती है। ठीक है, घा, राधा ने पवन दूतिका को पथिक कृषक स्त्री के ऊपर किसके द्वारा छाया करने को कहा है? तो भैया बादल के द्वारा, मेघों के द्वारा। तो राधा ने पवन दूतिका को थकित कृषक स्त्री के ऊपर मेघ द्वारा छाया करने को कहा है कि अगर कोई बादल तुम्हें जाता हुआ दिखाई दे तो उसको लेकर आना और उस किसान की स्त्री को उस छाया द्वारा शीतलता प्रदान करना। ठीक है, अंगा नंबर, कृषक ललना शब्द में कौन सा समास होगा भैया? तो कृषक ललना शब्द में तत्पुरुष समास होगा। अब चलो एक एक का हम आंसर देते हैं मेरे भाई। ठीक है, ध्यान से समझना इसको। देखो, जब भी इसको हम सॉल्व करेंगे तो वही सेम प्रोसेस जो उसमें था। देखो, इसका फर्स्ट वर्ड ले लेंगे लज्जाशील डॉट 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 करके भूतांगना को। देखो ये लज्जाशील डॉट 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 करके भूतांगना को। फर्स्ट क्वेश्चन है का वाला, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखो। देखो यहाँ पे आप का लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले संदर्भ लिखेंगे, संदर्भ के रूप में हम पाठ का नाम और कवि का नाम लिखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। देखो, प्रस्तुत पद्यांश महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ द्वारा रचित प्रिय प्रवास से हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में संकलित पवन दूतिका शीर्षक काव्यांश से अवतरित है। बस हो गया। यहाँ पे पाठ का नाम और कवि का नाम दोनों आ गया। देखो, कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी, नाम आ गया, और पवन दूतिका चैप्टर का नाम है, ये भी आ गया भाई। तो 2 नंबर आपका ये कंप्लीट हो चुका है। खा, देखो, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, मतलब इतने का आपको व्याख्या करना है, ध्यान दो थोड़ा सा।
लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए होने देना, विकृत वसना तो ना तो सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित हुआ हो गोद ले श्रांति खोना, होठों की ओ कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। इसको करेंगे हम, लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या और इसको लिखेंगे। देखो आप लोग हेडिंग ब्लैक पेन से डालना, ठीक है, ये रंग बिरंगे पेन नहीं चलेंगे वहां पे। देखो कहती हैं राधा पवन दूतिका से, कहती है हे पवन, यदि तुझे मार्ग में कोई लाजवंती स्त्री दिखाई पड़े तो इतने वेग से ना बहना कि उसके वस्त्र उड़कर अस्त व्यस्त हो जाएं और उसका शरीर उघड़ जाए। यदि वो थोड़ी सी भी थकी दिखाई दे तो उसे गोद में लेकर अर्थात उसे चारों ओर से घेर कर उसकी थकावट मिटा देना, जिससे कि उसके सूखे होंठ और मुरझाया हुआ कमल सदृश मुख प्रफुल्लित हो सके। हे पवन, यदि खेत पर कोई थकी हुई किसान की स्त्री दिखाई दे तो धीरे धीरे उसको स्पर्श कर उसकी संपूर्ण थकावट को मिटा देना। बस हो गया मेरे भाई, 2 नंबर इसका भी आपका कंप्लीट हो गया। जो मैंने बताया था वही मैंने यहाँ पे समझाया भी है, तो 2 नंबर इसका भी कंप्लीट। गा, राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ कैसा व्यवहार करने को कहती हैं, तो लिख दो राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ परोपकार का व्यवहार करने को कहती हैं। ठीक है, 2 नंबर इसका भी कंप्लीट। घा, राधा ने पवन दूतिका को पथिक कृषक स्त्री के ऊपर किसके द्वारा छाया करने को कहा है। मतलब राधा जी ने पवन दूतिका को पथिक कृषक स्त्री के ऊपर किसके द्वारा छाया करने को कहा है, तो देखो राधा ने पवन दूतिका को थकित कृषक स्त्री के ऊपर मेघ द्वारा छाया करने को कहा है, मतलब बादलों के द्वारा। 2 नंबर इसका भी कंप्लीट। अंगा, कृषक ललना शब्द में कौन सा समास होगा भैया, तो कृषक ललना शब्द में तत्पुरुष समास होगा। बस हो गया, 2 नंबर इसका भी कंप्लीट। तो ऐसे लिखोगे मेरे भाई तो 10 में 10 आपको पूरे मिलेंगे। ठीक है, ऐसे अगर लिखोगे तो 10/10 आपको पूरा नंबर मिलने वाला है। चलो इसको मैं हटाता हूं और हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो अथवा लगा था, आप वो वाला आपको नहीं पता है तो आप ये वाला कर सकते हैं। यहां से यहां तक आपका पद्यांश है, इसके नीचे भी काखा गघा अंगा करके 5 क्वेश्चन रहेंगे। सेम वही प्रोसेस, 2-2 नंबर के आपके 10 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। अब चलते हैं भैया जीवन परिचय पर। देखो ये हमारा कंप्लीट हो गया 30 नंबर का पेपर, 10 नंबर का बहुविकल्पीय, 10 नंबर का गद्यांश और 10 नंबर का पद्यांश। अब चलते हैं साहित्यिक परिचय जो हमारा आता है लेखक और कवियों का, इसको भी हम समझेंगे। देखो निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर, जैसे 3 लेखक आपको दिए जाएंगे, वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोजी सुंदर रेड्डी। देखो तीनों ये जो लेखक हैं यहाँ पे ना, यही 3 सबसे इंपॉर्टेंट लेखक हैं हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इन तीनों का साहित्यिक परिचय जरूर पढ़ लेना। मतलब इस वीडियो में जो जो लेखक और कवि मैंने लिया है वो टॉप वाले हैं। तो हम लिखते हैं इसमें से वासुदेव शरण अग्रवाल जी का साहित्यिक परिचय। तो जब भी आप किसी लेखक या कवि का साहित्यिक परिचय लिखे ना, तो इसमें 3 हेडिंग होना चाहिए। एक जीवन परिचय छोटा सा, मतलब इनका जन्म कब और कहाँ हुआ, इनके माता पिता, इनकी मृत्यु, थोड़ी सी शिक्षा लिख सकते हैं। फिर साहित्यिक परिचय, सबसे मेन हेडिंग, मतलब इनका साहित्य में, हिंदी साहित्य में कैसा परिचय है ये लिखना है। फिर रचनाएं आपको लिखनी है। तो सबसे पहले हमारा हेडिंग रहेगा जीवन परिचय। इसमें क्या लिखना है ध्यान देना। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बचपन लखनऊ में व्यतीत हुआ और यही इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी हुई। भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का ये महान पंडित एवं साहित्यकार सन 1967 ईस्वी में परलोक सिधार गया और आखिर 1967 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। बस इतना सा लिखना है जीवन परिचय में। देखो इसको मैं आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से समझा चुका हूं, तो बहुत ज्यादा डीपली हम नहीं जाने वाले हैं क्योंकि अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अभी तो हमें पूरा पेपर सॉल्व करना है, तो हमें टाइमिंग के अकॉर्डिंग चलना होगा। साहित्यिक परिचय में देखो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो ऐसे। देखो डॉक्टर अग्रवाल भारतीय संस्कृति, पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के प्रकांड पंडित एवं अन्वेषक थे। मतलब वो क्या थे, हिंदी साहित्य में उनका परिचय कैसा था वो लिखना होता है। इनके मन में भारतीय संस्कृति को वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से प्रकाश में लाने की उत्कट इच्छा थी, अतः इन्होंने उत्कृष्ट कोटि के अनुसंधात्मक निबंधों की रचना की। इनके अधिकांश निबंध प्राचीन इतिहास, भारतीय इतिहास और संस्कृति से संबद्ध हैं। ठीक है, मतलब थोड़ा अच्छे से लिखना है क्योंकि साहित्यिक परिचय ही मेन होता है। मैंने थोड़ा बड़ा लिख दिया, इतना बड़ा नहीं, लेकिन 1-2 लाइन आप कम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने अपने निबंधों में प्रागैतिहासिक, वैदिक एवं पौराणिक धर्म का उद्घाटन किया। निबंध के अतिरिक्त इन्होंने पाली, प्राकृत और संस्कृत के अनेक ग्रंथों का संपादन और पाठ शोधन कार्य किया।
जायसी के पद्मावत पर इनकी टीका सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इन्होंने बाणभट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन भी प्रस्तुत किया। बस इतना सा लिखना है साहित्यिक परिचय में, क्योंकि साहित्यिक परिचय सबसे मेन हेडिंग होता है, तो इसमें लिखना जरूरी है। रचनाएं देखते हैं, इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न है। जैसे निबंध संग्रह में पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृत, कल्प वृक्ष, भारत की एकता, माता भूमि, पुत्रो अहम, पृथिव्या, वागधारा आदि इनके प्रसिद्ध निबंध संग्रह हैं। ये इनके निबंध हैं और ये क्वेश्चंस बहुत, ये रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुविकल्पीय प्रश्न भी आपको दिए जाते हैं, तो इसको बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है। शोध प्रबंध में इन्होंने पाणिनकालीन भारतवर्ष, आलोचना ग्रंथ में पद्मावत की संजीवनी व्याख्या तथा हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन, संपादन में पाली, प्राकृत और संस्कृत के एकाधिक ग्रंथों का इन्होंने संपादन भी किया। बस हो गया, इसको मैं हटाता हूं। अब चलते हैं अपने कवि पर। देखो खा वाला 5 नंबर हमारा कंप्लीट। कवि, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करो। 5 नंबर। 3 कवि हैं, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त। जिसका आप जानते हैं साहित्यिक परिचय, उसका उठाकर यहाँ पे लिख देना है। देखो हम लोग करेंगे महादेवी वर्मा जी का, काफी फेमस कवित्री हैं। इसमें भी सेम प्रोसेस होगा, पहले छोटा सा जीवन परिचय, फिर साहित्यिक परिचय, फिर उनकी रचनाओं को। जीवन परिचय देखिए, महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद के एक शिक्षित कायस्थ परिवार में सन 1907 ईस्वी में होलिका दहन के दिन हुआ था। इन्होंने एफए, बीए और एमए परीक्षाएं सम्मान सहित उत्तीर्ण की। 11 सितंबर 1987 ईस्वी को इस महान लेखिका का स्वर्गवास हो गया, और आखिर वो दिन आ ही गया जब हमारी इस महान लेखिका का स्वर्गवास हो गया। साहित्यिक परिचय पे हम लोग चलेंगे। साहित्यिक परिचय सबसे मेन हेडिंग होता है, मैंने बताया है। तो महादेवी वर्मा जी का प्रमुख रचना क्षेत्र काव्य है। इनकी गणना छायावादी कवियों की बृहत चतुष्टयी, जिसमें प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी में होती है। मतलब महादेवी वर्मा जी जो हैं छायावादी कवियों की बृहत चतुष्टयी में आती हैं, जो 4 सबसे फेमस कवि हैं, जैसे जयशंकर प्रसाद जी, सुमित्रानंदन पंत जी, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी और महादेवी जी। ये चारों छायावादी युग की बहुत फेमस कवि और कवित्री हैं। आगे देखो, इनके काव्य में वेदना की प्रधानता है। काव्य के अतिरिक्त इनकी बहुत सी श्रेष्ठ गद्य रचनाएं भी हैं। चांद पत्रिका का संपादन करके इन्होंने नारी को अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों के प्रति सजग किया है। भारत के राष्ट्रपति से इन्होंने पद्म भूषण, देखो जो भी इनको पुरस्कार मिले हैं वो भी साहित्यिक परिचय में लिखना है सबको, ठीक है। पद्म भूषण की उपाधि प्राप्त की। हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से इन्हें शक्सरिया पुरस्कार तथा मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला, ठीक है। मई 1983 ईस्वी में भारत भारती तथा नवंबर 1983 में यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। मतलब बहुत सारे इनको पुरस्कार मिले, तो इसी से आप लोग एक आइडिया लगा सकते हैं कि ये कितनी फेमस कवित्री थी, ठीक है। चलो रचनाएं देखते हैं। रचनाओं में महादेवी वर्मा जी की प्रमुख रचनाएं निम्न हैं, जैसे निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, यामा। ये सब इनकी काव्य रचनाएं हैं, बहुत फेमस ये रचनाएं हैं। निबंध संग्रह में अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां, ठीक है। आलोचना ग्रंथ में हिंदी का विवेचनात्मक गद्य। बस हो गया, ठीक है। ये भी 5 नंबर हमारा कंप्लीट हो चुका है। आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे भैया। कहानी, कहानी जो होता है इसका जो 5 नंबर होता है 100% फिक्स होता है। आपको करना क्या है, पंचलाइट, बहादुर, ध्रुव यात्रा, ये 3 कहानी पढ़ लो। लाटी भी पढ़ लोगे ठीक ही रहेगा, लेकिन यही 3 कहानी अगर इसका उद्देश्य और सारांश पढ़ लेते हो आपका 5 नंबर कंप्लीट। और ये बहुत इजी होता है, क्यों? देखो, ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। मतलब ध्रुव यात्रा या बहादुर किसी एक का सारांश लिखना है। अथवा लगा है, दोनों नहीं पता तो पंचलाइट अथवा लाठी कहानी का उद्देश्य लिख दो। मतलब पंचलाइट या लाठी किसी एक का उद्देश्य, मतलब 4 ऑप्शन है, सिर्फ एक ही करना है। चाहे आप ध्रुव यात्रा का सारांश लिखो, चाहे बहादुर का सारांश लिखो, चाहे पंचलाइट का उद्देश्य लिखो, चाहे लाठी का उद्देश्य लिखो, मतलब 4 में से एक ही करना है। तो हम बहादुर कहानी का सारांश आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान से समझ लेना मेरे भाई। देखो ये बहादुर कहानी एक ऐसी कहानी जो शायद आपको पता हो कि मध्यम वर्गीय परिवार का नौकर के साथ किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी है। मैं पढ़ते हुए चलूंगा, देखो इसको मैं अलग से एक्सप्लेन कर चुका हूं, आप लोग सर्च करना, बहादुर कहानी का सारांश आपको क्लास मिल जाएगा। तो देखो, अमरकांत जी द्वारा लिखी कहानी बहादुर एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी है। लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बनाते हुए आत्मकथात्मक रूप में रचना की है।
अमरकांत जी की कहानी है। अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर नौकर द्वारा जुटाई गई सुविधा एवं शान को देखकर लेखक की पत्नी निर्मला भी स्वयं एक नौकर रखना चाहती है। मतलब लेखक की पत्नी निर्मला है, वो अपने रिश्तेदारों के घर देखती है कि सबके यहाँ नौकर हैं, काम कर रहा है, उसको काम नहीं करना पड़ रहा है, तो ये सब देख कर ना वो भी एक नौकर रखना चाहती है। उधर होता क्या है, बहादुर नेपाल का 12 से 13 साल का लड़का है जो अपनी माँ के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चला आता है और निर्मला के परिवार में नौकर रख लिया जाता है। मतलब उधर बहादुर जो है एक 12 से 13 साल का लड़का होता है जो अपनी माता जी के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चला आता है और निर्मला के यहाँ नौकर रख लिया जाता है, क्योंकि निर्मला को नौकर की जरूरत थी, बहादुर को नौकरी की। दोनों की मुलाकात होती है, नौकर रख लिया जाता है। निर्मला और उसका परिवार बहादुर के प्रति पहले तो अच्छा व्यवहार करते हैं, परंतु धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। पहले बहुत अच्छा व्यवहार करेंगे, बाबू सोना, उसके बाद में कठोरता बरतने लगते हैं। वो घर का सारा काम भी करता है, इसके बावजूद इसके साथ गाली गलौज से मारपीट तक की नौबत आ जाती है। मतलब सब काम करता है पूरा घर का, फिर भी उसके साथ गाली गलौज की जाती है, मारपीट की जाती है। झूठी चोरी का इल्जाम लगाकर उसे अपमानित भी किया जाता है और पीटा भी जाता है। और इतना ही नहीं, उसके ऊपर झूठी चोरी का इल्जाम लगाया जाता है, किसने चोरी की है, ठीक है, और उसको पीटा जाता है। अंततः बहादुर घर छोड़कर चला जाता है। भैया इतना किसी को टॉर्चर अगर कोई करेगा तो उसको जाना ही जाना है। अब परिवार के सभी सदस्य उसे ढूंढते हैं क्योंकि उसके कारण सब आराम के आदी हो चुके हैं। बहादुर की उपयोगिता देखकर सभी अब अपना घरेलू कार्य करने से घबराते हैं। बहादुर के घर छोड़ जाने पर वे सभी पश्चाताप करते हैं तथा अच्छा व्यवहार करने की सोचते हैं। मतलब जब वो चला जाता है ना, तब ये लोग सोचते हैं यार वो ना जाता, काश वापस आ जाता तो अब हम ऐसा व्यवहार उसके साथ नहीं करते। लेकिन कहा गया है, परंतु अब पछताए होत क्या जब चिड़िया छुप गई खेत। अब पछताने से क्या होगा जब भैया जो होना था वो हो चुका, बहादुर चला गया, उसको जहां पे जाना था, तो अब पछताने से यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। उसके इसी चरित्र के कारण ये कहानी हमें बहुत प्रिय है, ठीक है। बस हो गया, कहानी भी हो गया। अब चलते हैं अपने खंड काव्य वाले सेशन पे। हमारा ये खंड का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि हमने 45 नंबर का पेपर समझ लिया है। ये 5 नंबर का खंड काव्य आता है। स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए भैया। अधिकतम शब्द सीमा 80, 5 नंबर का ये रहेगा। तो खंड काव्य में जैसे मुक्त यज्ञ हो गया, ये जिला वाइज होता है। जैसे आप यूपी के किस जिले से हैं, किसी जिले में मुक्त यज्ञ होगा, किसी में सत्य की जीत, किसी में रश्मि रथी, किसी में आलोक वृत, किसी में त्यागपति, किसी में शरण कुमार। तो आप में जो है सब में दो दो ऑप्शन रहेंगे। ये स्वपठित होता है, आपको खुद पढ़ के जाना है, जो आपके जिले में है वही आप लोग पढ़िएगा। और यहाँ पे जैसे आप में मुक्त यज्ञ है तो ये दिया गया है, अथवा लगा है, नहीं पता तो ये दूसरा कर सकते हैं। मतलब किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर करना है, दो दो क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा फिनिश होगा। अब हम चलते हैं भैया, वो खुद से करना है, जो आपके जिले में है उसको पढ़ लेना, काम हो जाएगा। खंड खा पे हम लोग चलते हैं। खंड का जो है हमारा 50 नंबर का कंप्लीट हुआ, मैंने बताया। 10 नंबर का बहुविकल्पीय, 10 नंबर का गद्यांश, 10 नंबर का पद्यांश, 10 नंबर का जीवन परिचय, 5 नंबर की कहानी, 5 नंबर का खंड काव्य, टोटल 50 नंबर हो चुका है। खंड खा की अब हम लोग चलते हैं बात करने भैया, ध्यान से समझो। 8वां, दिए गए गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। मतलब हिंदी संस्कृत का ये गद्यांश है। देखो खंड खा में स्टार्टिंग में हिंदी संस्कृत का गद्यांश और हिंदी संस्कृत का पद्यांश रहेगा, ठीक है। देखो जैसे का है ये, यथेव उपकरणवताम जीवनम तथेव ते जीवनम स्यात्, ठीक है। ये हमारे किस चैप्टर का है, ये आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ चैप्टर का गद्यांश है। नहीं पता तो अथवा लगा रहेगा। आप ये कर सकते हैं, बौद्ध युगे इमे सिद्धांता वयस्क जीवनस्य अभ्युत्थानाय प्रयुक्ता आसन, परमज्ञ इमे सिद्धांता राष्ट्राणाम परस्पर मैत्री सहयोग कारणानि विश्व बंधुत्व, ठीक है, विश्व शांतिश्च साधनानि सन्ति, ठीक है। ये हमारे पंचशील सिद्धांता चैप्टर का है। तो दोनों में से जो आपको आता है आप कर सकते हो। वैसे हिंदी संस्कृत का गद्यांश मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, आप लोग यूट्यूब पे सर्च करना, क्लास 12 हिंदी संस्कृत इंपॉर्टेंट गद्यांश शुभम लेक्चरर, आपको क्लास मिल जाएगा, ठीक है। जाकर देखना, मैंने सॉल्व करना भी सिखाया है, जो मेन गद्यांश है उसको भी मैंने बताया है, तो उस क्लास को देखना बहुत जरूरी है। खा वाला देखो, संस्कृत का पद्यांश है ये। दिए गए पद्यांशों या श्लोकों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। जैसे 7 नंबर का ये भी रहेगा। ये तो फिक्स होता है भैया, आप सुभाषित रत्नानी चैप्टर का सारा श्लोक पढ़ लो, बाकी जो 1-2 चैप्टर में 1-2 श्लोक है उसको पढ़ लो, काम हो जाएगा। जैसे देखो, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा, सा हेतु सर्वे विद्यानाम धनस्य च,
धर्मस्य च। ठीक है, ये हमारे किस चैप्टर का है, ये सुभाषित रत्नानी चैप्टर का है। और अथवा लगा है वो नहीं पता तो ये कर लो, बिरल बिरला स्थूल तारा कलालु सज्जना मन इन यु मुने सर्वत्र एव प्रसन्न भूनता। ठीक है, ये हमारे भोजस्य उदाहरण चैप्टर का है, तो दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। देखो मैंने बताया कि सारे के सारे श्लोक सुभाषित रत्नानी चैप्टर में है। हाँ, 2-3 श्लोक हैं अलग अलग चैप्टर में, उसको पढ़ लेना, ये 7 नंबर कोई काट ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसको मैं हटाने जा रहा हूं और हम आगे बढ़ते हैं भैया। ठीक है, हिंदी संस्कृत का मैंने श्लोक भी बता रखा है, आप लोग सर्च करना, क्लास 12 हिंदी संस्कृत इंपॉर्टेंट पद्यांश, आप शुभम लेक्चरर, आपको क्लास मिल जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक मैंने सॉल्व करके बताया है। चलते हैं मुहावरे एवं लोकोक्तियों पे। निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करो। जैसे उल्टी गंगा बहाना, मतलब उल्टा काम करना। दाल में काला होना, मतलब कुछ गड़बड़ होना। दाल में काला होने का मतलब होता है कुछ गड़बड़ होना। जैसे आप लिख सकते हैं कि मोहन भाई तुम रात भर इधर उधर सड़कों पर घूमते रहते हो, जरूर दाल में कुछ काला है, बस ऐसे लिख दो। हाथ कंगन को आरसी क्या, मतलब प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। शौकीन बुढ़िया चटाई का लहंगा, मतलब अजीबो गरीब शौक करना। ठीक है, ये होता है। ये हो गया, एक करना है, 4 में से कर सकते हो। अब चलते हैं आपठित गद्यांश पे। ये 5 नंबर का पूरे टॉपिक है भैया, इसमें होता कुछ नहीं है, नंबर आपको पूरे 5 मिलते हैं। करना क्या है ये जान लो। देखो आपको ये गद्यांश दिया गया यहां से लेकर यहां तक, इसके नीचे 3 क्वेश्चन है, तीनों का आंसर दे दो, 5 नंबर ले जाओ। तीनों का आंसर इसी गद्यांश में ही मिलेगा। नहीं पता तो अथवा लगा है, आप ये दूसरा वाला कर सकते हो। देखो ये वाला कर सकते हो यहां से यहां तक, इसके नीचे भी 3 क्वेश्चन है, आंसर दो दो, नंबर ले जाओ। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसको पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन का आंसर हम देंगे। अब देखिए इसको पढ़िए पहले ध्यान से, खूब ध्यान से पढ़ना। देखो महात्मा गांधी अपना काम अपने हाथों से करने पर बल देते थे। वे प्रत्येक आश्रमवासी से आशा करते थे कि वो अपने शरीर से संबंधित प्रत्येक कार्य सफाई तक स्वयं करेगा। उनका कहना था कि जो श्रम नहीं करता वो पाप करता है और पाप का अन्न खाता है। ऋषि मुनियों ने कहा है बिना श्रम किए जो भोजन करता है वो वस्तुतः चोर है। महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था। उनका समस्त अर्थशास्त्र यही बताता था कि प्रत्येक उपभोक्ता को उत्पादन करता होना चाहिए। उनकी नीतियों की उपेक्षा करने के परिणाम हम आज भी भोग रहे हैं। ना गरीबी कम होने में आती है और ना बेरोजगारी पर नियंत्रण हो पा रहा है और ना अपराधों की वृद्धि हमारे वश की बात हो रही है। दक्षिण कोरिया वासियों ने श्रमदान करके ऐसे श्रेष्ठ भवनों का निर्माण किया है जिनसे किसी को भी ईर्ष्या हो सकती है। क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है चोर की परिभाषा क्या है भैया। चोर की परिभाषा क्या है, गांधी जी ने क्या बताया है, तो देखो यहाँ पे लिखा है। देखो कहाँ है, वस्तुतः चोर है। देखो ऋषि मुनियों ने कहा है कि बिना श्रम किए जो भोजन करता है वो वस्तुतः चोर है। मतलब चोर की परिभाषा है बिना श्रम किए भोजन करना, बिना मेहनत किए जो खाता है ना वो चोर है भैया, इनका कहना। दूसरा, गांधी जी पापी किसे मानते हैं, तो देखो यहाँ जो श्रम नहीं करता है वो पाप करता है और पाप का अन्न खाता है, बस यही लिख दो। मतलब गांधी जी श्रम ना करने वाले को पापी मानते हैं, जो काम नहीं करते हैं खाते हैं बैठ बैठ के उनको पापी माना गया है गांधी जी के द्वारा। तीसरा, महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था, इसका क्या आशय है। सिंपल सा है, महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था, इसका आशय है कि महात्मा गांधी के सभी विचार श्रम पर आधारित थे। आप मेहनत करो खाओ तब तो आप चोर नहीं हो, अगर आप बिना मेहनत के खा रहे हो बैठे बैठे तो आप चोर हो, समझ लो, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो हो गया भैया, ये दो दो नंबर इसका, 1 नंबर उसका, 5 नंबर कंप्लीट। नहीं पता तो अथवा लगा है यहाँ देख लो, इसके नीचे भी क्वेश्चन रहेंगे ऐसे। ठीक है, बस आंसर दे देना, नंबर मिल जाएगा। चलते हैं शब्द युग्म पे। देखो ये 11 का निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चुनकर लिखिए। जैसे फर्स्ट है कुल कूल, इसका सही अर्थ क्या होगा, कुल कूल। ठीक है, मतलब आपको सही अर्थ बताना, जो पहले उसका अर्थ पहले होगा, जो बाद में उसका अर्थ बाद में होगा। तो वंश और शीतल, समस्त और कपड़ा, वंश और किनारा, पक्षी और किनारा। भैया वंश और किनारा होगा इसका सही आंसर। कुल का मतलब वंश, कूल का मतलब किनारा। ठीक है, दूसरा अम्बुज अम्बुद, इसका सही अर्थ क्या होगा, आम और समुद्र, कमल और बादल, कमल और समुद्र, समुद्र और कमल। देखो भैया इसका सही आंसर होगा बा। अम्बुज का मतलब होता है कमल, अम्बुद का मतलब बादल, तो कमल और बादल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में खा वाला है अनेकार्थी शब्द। देखो निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए, 2 नंबर। जैसे अर्क, अर्क को और किन नामों से जानते हैं, अर्क को हम अग्नि, सूर्य, मदार का पौधा बोल सकते हैं। द्विज, द्विज को हम पक्षी, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण बोल सकते हैं। पतंग, पतंग को हम विष्णु, पक्षी, नौका, सूर्य बोल सकते हैं। मतलब सबका मैंने बता दिया, आप कोई 2 लिख देना।
अब आते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। देखो, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। ठीक है, जैसे फर्स्ट वाला देखो, ध्यान से समझना क्योंकि जो जो क्वेश्चन यहाँ पे है सारे इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट है जो पहले कभी ना हुआ हो उसको भूतपूर्व बोलेंगे, अपूर्व बोलेंगे, या अभूतपूर्व बोलेंगे, या भविष्यपूर्ण बोलेंगे। भैया अभूतपूर्ण, जो कभी ना हुआ हो वो अभूतपूर्ण कहलाता है, मतलब जो कभी हुआ ही ना हो। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो, सत्य में जिसका दृढ़ विश्वास हो उसको क्या बोलेंगे? सत्यव्रत, सत्यवादी, सत्यग्राही, सत्यनिष्ठ। भैया उसको सत्यनिष्ठ बोलेंगे। जिसका सत्य में दृढ़ विश्वास होगा वो सत्यनिष्ठ कहलाएगा। घा, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। वाक्य संशोधन है। जैसे फर्स्ट है, आप अनाधिकार चेष्टा कर रहे हैं। इसको कैसे लिखना है? देखो, आप अनावश्यक चेष्टा कर रहे हैं, ऐसे लिख दो कि नंबर मिल जाएगा। अनाधिकार की जगह पर अनावश्यक। दूसरा, एक फूल की माला खरीद लेना। नहीं बेटा, फूलों की एक माला खरीद लेना, ये सही होगा। तीसरा, सुमन राजे तीसरा सप्तक की कवित्री है। नहीं, सुमन राजे तीसरे सप्तक की कवित्री है। तीसरे कर देना यहाँ पे, मतलब तीसरे कर देना तीसरा को, और कवित्री सही से लिख देना, कवित्री गलत लिखा है इस तरह से, कब इत्री रहेगा। ठीक है, बस हो गया। चौथा, बिटिया पराया नहीं अपना धन होता है। नहीं भैया, बिटिया अपना नहीं पराया धन होती है, ऐसे लिख देना भाई, नंबर मिल जाएगा। चलते हैं अपने रस छंद अलंकार वाले टॉपिक पे। 6 नंबर जो 100% फिक्स होता है, और एक ही वीडियो में मैंने इसको पढ़ा रखा है। आप लोग सर्च करना रस छंद अलंकार शुभम लेक्चरर। 15 से 20 मिनट का वीडियो देखने से आपका 6 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। मैंने एक ही क्लास में पढ़ाया है। देखो 12 का श्रृंगार रस अथवा शांत रस का लक्षण और उसका एक उदाहरण दीजिए। 2 नंबर, मतलब श्रृंगार रस या शांत रस किसी एक का लक्षण और उदाहरण देना है। खा, यमक अलंकार अथवा रूपक अलंकार का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। 2 नंबर, मतलब यमक या रूपक किसी एक का परिभाषा और उदाहरण देना है। गा, चौपाई छंद अथवा सोरठा छंद का लक्षण उदाहरण लिखिए। 2 नंबर, मतलब चौपाई या सोरठा किसी एक का परिभाषा और उदाहरण देना है। बस हो गया मेरे भाई। पत्र लेखन पर चले। 13 नंबर, स्टेशनरी की दुकान खोलने के लिए किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखिए जिसमें ऋण की मांग की गई हो। मतलब स्टेशनरी की आपको दुकान खोलना है, उसके लिए किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखना है जिसमें ऋण की मांग की गई हो, लोन लेना हो। अथवा लगाए, नहीं पता तो ये करो, किसी विद्यालय के प्रबंधक को प्रवक्ता पद पर अपनी नियुक्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखो। मतलब किसी विद्यालय के प्रबंधक को आपको प्रवक्ता पद पर अपनी नियुक्ति करवानी है, उसके लिए आवेदन पत्र लिखना है। तो दोनों में से कोई एक कर दो। वैसे पत्र को मैं पहले भी बता चुका हूं, आप लोग जाकर सिर्फ और सिर्फ सर्च करना यूट्यूब पे क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट पत्र लेखन शुभम लेक्चरर, आपको क्लास मिल जाएगा। निबंध पे चलते हैं भाई मेरे। निम्नलिखित विषयों में किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखो। पूरे 9 नंबर का आता है, इसको बिल्कुल मत मिस करना मेरे भाई। ठीक है, देखो 5 टॉपिक दिए जाएंगे। जैसे यहाँ पे है वर्तमान समाज में नारी की स्थिति, इस पर निबंध आ सकता है क्योंकि वर्तमान समाज में हमारे वोमेन्स की स्थिति कैसी है वो। सदाचार, इस पर निबंध आ सकता है। भारतीय प्रजातंत्र का भविष्य, इस पर आ सकता है। लोक नायक तुलसीदास, इस पर भी दिया जा सकता है। और प्रदूषण की समस्या, कारण और निवारण, इस पर भी दिया जा सकता है। तो 5 में से किसी एक पर आपको निबंध लिखना है। जो आपको बताओ भैया खुलकर कीजिए, बस यही है आपका निबंध लेखन। ठीक है, कैसे निबंध लिखते हैं, कौन कौन से निबंध इंपॉर्टेंट है, आप लोग सर्च करना क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट निबंध शुभम लेक्चरर, आपको क्लास मिल जाएगा। तो आज का हमारा क्लास यहीं पर फिनिश होगा। जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर हम लोग मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।